गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8, जिसका नाम है हमारा शरीर में गति। तो हम सबसे पहले देखते हैं शरीर में गति क्या होती है। तो हमने यहाँ पर जाना, हमें पता है शरीर क्या होता है। कहीं सारे जो हमारे बॉडी पार्ट से मिलकर के हमारा क्या शरीर बनता है। अब शरीर में जो गति होती है वो कैसी होती है। हमारा शरीर जैसे जैसे मूवमेंट करता है, जो हमारे शरीर में कुछ हमें गतियाँ देखने को मिलती है, वो सभी हमारी क्या होती है, शरीर में गति होती है। हमारे शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हमारी पलक झपकना, ये सारी क्या होती है हमारी, ये सब हमारी शारीरिक गति होती है। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि शरीर में गति होती क्या है। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने जो शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलक तो झपकते ही होंगे। हम अधिकतर देखते हैं कि अगर हम बिल्कुल शांत होकर बैठे रहेंगे फिर भी हमारी जो पलक रहती है वो हमेशा झपकती ही रहती है। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी शरीर में सांस लेने की भी एक गति होती है। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतिविधियाँ निरंतर होती रहती है। हम ना चाहते हुए भी हमें वो गति हमारे शरीर में होती रहती है, जैसे कि पलक का झपकना, जैसे हमारी जो सांसें, हमारी ब्रीथिंग का होना, ये सब क्या होता है, हम नहीं चाहते हुए भी ये हमारे शरीर में स्वतः ही होती रहती है। जब हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर में कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब आपके शरीर में कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उस स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर में कोई ना कोई भाग गति करता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम कुछ लिखते हैं तब भी हमारे जो हमारी फिंगर्स वगैरह, हमारी जो उंगलियां, ये गति करती है, हमारा हाथ गति करता है। अगर हम हमारे कोई दोस्त है, उसको हम उससे कोई बात करते हैं, हम उसकी तरफ पीछे मुड़ते हैं, जब भी हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग गति करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई भी एक स्थान से या दूसरे स्थान पर जाते हैं, आते हैं कहीं पर भी, तो हमारा शरीर क्या है, गति करता है। हाँ, अगर हम हमारे अध्यापक के पास जाते हैं उठकर, तो वो भी क्या होता है, गति हमारा शरीर करता है। अगर हम मैदान में खेलने के लिए जाते हैं तो हमारा शरीर गति करता है। विद्यालय के बाद अगर हम अपने घर जाते हैं तो इस स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वास्तव में हमें चलकर जाना होता है। जब हम चलकर या दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, चलकर जाते हैं, रेंगकर जाते हैं या फिर तैरते हैं, या हम यहाँ पर बहुत सारे जंतुओं के बारे में बात करेंगे। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे गमन करते हैं, मतलब वो कैसे गमन यानी कैसे जाते हैं, कैसे गति करते हैं। जंतु, अब हमें यहाँ पर जंतु दिखाई दे रहा है गाय। गाय क्या होती है, गाय कैसे गमन करती है, पैरों से। कैसे क्या करती है, चलती है। जैसे ही मनुष्य भी क्या करते हैं, पैर, ये भी क्या करते हैं, चलते हैं। सांप संपूर्ण शरीर से रेंग कर जाता है। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। ऐसे ही इनको क्या करते हैं, कैसे गमन करते हैं, अपने पंखों की वजह से। कीट जो क्या होती है, कीट भी अपने, उनमें भी कुछ ना कुछ चलने का वो रहता है, उनके भी छोटे छोटे आपको उनके अंदर भी पैर या पंख दिखाई देते हैं। जो हमारी मछली रहती है उसके भी पंख रहते हैं, वो तैरती है। हमें यहाँ पर जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने शरीर के अंग से गति या गमन करते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी प्रकार का गमन करते, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना। अभी हमने यहाँ पर बहुत सारे जंतुओं के बारे में देखा है कि वो कैसे चलते हैं, छलांग मारते हैं, कूदते हैं, रेंगते हैं, तैरते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग होते हैं। हम देखते हैं जैसे मनुष्य का अलग ढंग होगा, हम देखते हैं गाय अलग ढंग से चलती होगी। ऐसे ही सभी जो हमारे जंतु है वो क्या करते हैं, अपने अपने शरीर को अलग अलग ढंग से गमन करवाते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? कारण है, अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। हम यहाँ पर देखते हैं कौन से, जैसे कि हमने सांप को देखा होगा, सांप क्या करता है, रेंगता है, जबकि हमारी जो मछली होती है वो तैरती है। मानव शरीर एवं उसकी गतियाँ। अब हम यहाँ पर जानेंगे मानव शरीर क्या है और उसकी गतियाँ क्या है। जंतु की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करवाते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। आइए हम हमारे शरीर की गतियों को करने के तरीकों को यहाँ पर देखते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार गति करने योग्य है।
हम उनमें कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं। जब हम गेंद को फेंकते हैं तो हम हमारे हाथ को किस प्रकार घुमाते हैं, हम इसकी कल्पना करते हैं। आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं। हम जब भी जैसे ही बॉल को फेंकते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा हाथ जो हमारा कंधा है वो कैसे घूमता है, वृत्ताकार घूमता है, तभी हम उस गेंद को फेंक पाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए, अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, अपने हाथों को अपने पार्श्वों में सीधा तानिए, भुजा को मोड़िए और अपनी जो उंगलियां हैं उनको कंधे से छूइए। आपने अपने हाथ को कौन सा भाग मोड़ा है। हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं। आपको ये परीक्षण करना है कि आप ऐसा कर पाते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने के प्रयास कीजिए। और यहाँ पर हम क्या कारण है कि हम हमारे शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ हुए, पैर हुए, बाकी हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसको हम घुमाया नहीं सकते, जिनको हम मोड़ नहीं सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं जिनको हम घुमा सकते हैं, बाकी कुछ भाग ऐसे होते हैं जो घूमने में असमर्थ होते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर रखिए, दर्शाई स्थिति में रखिए जिससे कि आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने पर हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। जब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए, आप इसे मोड़ पाते हैं या नहीं मोड़ पाते। अगर हम हमारे हाथ में कोई लकड़ी या कुछ ऐसा भारी वस्तु अगर हम हमारे हाथ से बांध देते हैं तो क्या हमारा हाथ मुड़ पाता है या नहीं मुड़ पाता, हम इस परीक्षण को करके देखेंगे। हमारे शरीर में गतियाँ, अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे शरीर में गतियाँ कैसे होती है। शरीर का भाग जैसे गर्दन, क्या गर्दन पूर्णतः घूमता है या नहीं घूमता, अंशतः झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता है। कलाई, उंगलियां, घुटने, एड़ी, पंदांगुली, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, ये इन सभी के बारे में हमें बताना है कि ये घूमते हैं या नहीं घूमते हैं, क्या झुकते हैं, उठते हैं, गति करते हैं या नहीं करते। तो ये जो हमारी तालिका दे रखी है, इस तालिका का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि आपने ध्यान दिया है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ा अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन, जो हमारे दो हिस्से से जुड़े होते हैं, क्या हम उसे बस वहीं तक घुमा पाते हैं। आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है। अपनी उंगली और अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली और पदांगुलियों को दबाइए। अब हम यहाँ पर इनका परीक्षण करके देखेंगे। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है। ये कठोर संरचनाएं क्या होती है, अस्थियां कहलाती है। क्या कहलाती, अस्थियां। अपने शरीर के अन्य भागों की इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती हैं। जैसे कि जो हमारी कोहनी होती है, जो हमारा हाथ होता है, उसमें सिर्फ एक अस्थि नहीं होती, उसमें कई सारी अस्थियों से मिलकर के हमारी कोहनी तक जो हमारा हाथ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में भी क्या होती है, अनेक अस्थियां होती है। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां अस्थियां एक दूसरे से मिलती है। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती रहती है। उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कंदुका खलिका संधि। कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। जैसा कि हम यहाँ पर चित्र कौन सा हमें यहाँ पर दिख रहा है, कंदुका खलिका संधि का चित्र दिख रहा है हमें। आप कागज के बेलन को गेंद पर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है, क्या कागज का बेलन भी घूमता है। आप कल्पना कीजिए कागज का बेलन आपके हाथ में है और इसका एक सिरा कटोरी के कंधे उस जो भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी के रूप में है, वो क्या है, ग्वाहिका में दसा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं हमारे शरीर का भाग है, यहाँ पर ये दिख रहा है कंदुका
खली का संधि। ये देखो यहाँ पर जो हमारा ये भाग है ये इससे यहाँ पर क्या है, इससे जुड़ा हुआ है या इस साइड से लगा हुआ है। यहाँ पर प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इन अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा भी दी गई जो गतियों का स्मरण दीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे धुरांग संधि क्या होती है। धुरांग संधि क्या होती है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि। जो हमारी गर्दन और सिर को एक दूसरे से जो जोड़ती है वो क्या होती है? धुरांग संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति को किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंधु का खली संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुरांग संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यान पूर्वक देखिए, क्या दरवाजे को आगे और पीछे और खोलने देता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप 3। कब्जे की गति इस प्रकार देखिए। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य छेद करके एक छोटा सा पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक टुकड़ा लेकर उसी को प्रकार मोड़िए, आधा बेलन बन जाए। जिस प्रकार दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सकता है, आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? गति आपके द्वारा बनाए गए कंधु का खली संधि से गति किस प्रकार भिन्न है। हम यहाँ पर क्रियाकलाप में कोहनी में इस प्रकार की गति देख सकते हैं। जो कुछ हमने यहाँ पर बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है। हमने यहाँ पर ये जो बनाए यहाँ पर चित्र क्या हिंज जैसी द्वारा गति की दिशा है। ये हमने यहाँ पर एक हमने यहाँ पर एक क्रियाकलाप किया है। लेकिन इससे यहाँ पता चलता है कि जो हमारा यहाँ पर हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है। कौन सी संधि होती है? कब्जा संधि, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। जो हमारी यहाँ पर रहती है क्या रहती है? कोहनी, वो क्या होती है? कब्ज संधि होती है। सिर्फ वो क्या कर सकती है? एक ही दिशा में गति कर सकती है, ना कि दोनों दिशा में। आप ऐसी संधि को कुछ उदाहरण सोच सकते हैं। अब हम देखेंगे अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। जैसे हमने अभी तक यहाँ पर कहीं सारी संधियाँ पढ़ी, लेकिन जो हमारी अचल संधि होती है वो इन संधियों से भिन्न होती है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को क्या कहा जा सकता है? अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए कि आप इसे गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल मध्य क्या होता है? अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न आकृति को कौन प्रदान करता है, हम यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया की एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इसको हम क्या कहा जाता है? इस ढांचे को कंकाल कहा जाता है, जिससे हमारा पूरा शरीर मिलकर बना होता है। कई सारी अस्थियों से हमारा शरीर मिलकर बना होता है, और जब हमारे जो पूरा शरीर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसके ढांचे को कंकाल कहा जाता है। ये देखो, हमको यहाँ पर एक कंकाल का आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये हमारे शरीर का क्या है? ये कंकाल है। अब हम इसके यहाँ पर बारे में जानेंगे। हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है? हमारे शरीर के विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे के चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों का आकृति का पता चलता है। हम जब एक्सरे करवाते हैं तो हमें हमारे शरीर में कौन कौन सी अस्थियाँ हैं, कौन कौन सी कठोर, जो भी हमारी कठोर अस्थियाँ हैं उनसे हमें पता चलता है एक्सरे के द्वारा कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियां मौजूद है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार में किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर जो चिकित्सक क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे क्या होती है? चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। एक्सरे क्या होता है? एक फोटो होता है, एक फिल्म की तरह होता है, जिससे हम हमारे शरीर की अस्थि में किस प्रकार की क्षति पहुंची है तो हम उसको पता कर सकते हैं। जो हमारे चिकित्सक रहते हैं वो क्या करते हैं? एक्सरे करवा करके हमारे शरीर में जो भी अस्थि रहती है उसका पता लगाते हैं कि कहाँ पर उसमें क्षति पहुंची है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग पर
पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी अस्थियों का ठीक इसी प्रकार का अनुभव करें। और एक एक्सरे चित्र से यहाँ पर ये हमें चित्र दिखाई दे रहा है। ये क्या हैगा? टखने एवं घुटने की संधियों का एक एक्सरे का चित्र है। कौन सा? हमारे टखना और जो हमारा घुटना रहता है उसका एक्सरे है। तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमारे शरीर की अस्थियों की तुलना करके हम हमारे शरीर की अस्थियों को यहाँ पर बता सकते हैं इनकी संख्या क्या है। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक अनेक छोटी अस्थियों से बनी है? यदि आप एक ही अस्थि तो क्या होता? अगर हमारी जो हाथ है, हमारे हाथ की कलाई है, अगर उसमें एक ही अस्थि होती तो क्या होता? हमारे शरीर में ये हमारा जो हाथ है इसमें कई सारी अस्थियों से मिलकर बना होता है। ये हमें यहाँ पर छोटी छोटी अस्थियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारी एक उंगली में कितनी अस्थियाँ होती है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है। ऐसे यहाँ पर हमें अलग अलग अस्थियों से मिलकर के जो हमारी हाथ की कलाई बनती है। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। और यहाँ पर हम अब वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। किसका दे रखा है? यहाँ पर पसली और पिंजर का। किसका चित्र दे रखा है हमें? यहाँ पर पसली पिंजर का चित्र दे रखा है हमें। देखते हैं पसली है रूप से मुड़ी हुई है। देखो हमें यहाँ पर जो हमारी पसलियाँ दिख रही है ये कैसी है? मुड़ी हुई है। इनको हम क्या कहते हैं? वक्ष की अस्थि मेरुदंड से जोड़कर एक बक्से की रचना करती है। जो हमारी सारी अस्थियां जो होती है पसली की, ये मिलकर क्या करती है? एक बक्से का आकार लेती है। एक शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। जो हमारा शंकु की तरह होता है वो क्या कहलाता है? एक पसली पिंजर कहलाता है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। हमने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। बिना झुके अपने पाँव की जो उंगलियां हैं हम उनको कैसे छुआ जा सकता है? तो हम ये परीक्षण हमारे दोस्तों से करवा सकते हैं। यह चिकनी समतल अथवा अखंड है, जबकि उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना क्या है? मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। पसली पिंजर भी वक्ष की क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है? जो हमारे शरीर के पीछे वाले भाग में स्थित होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? जिससे हम झुक सकते हैं। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि अपने हाथों से यहाँ पर दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधों के समीप कुछ उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? इन्हें कंधे की जो अस्थियां कहते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रही कंधे की अस्थियां। जब हम यहाँ पर कोई चीज़ दबाते हैं तो जो हमारी अस्थियां हैं, जो हमारे कंधे की अस्थियां हैं, ये हमें दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो श्रोणि अस्थियां हैं यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। हम यहाँ पर देखो ये हमारी क्या है? श्रोणि अस्थियां हैं। इसमें क्या होता है? हमारा जो ये कूल्हे के पास वाला हिस्सा होता है जिसके सहारे हम क्या करते हैं? बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क को परिबद्ध करके तैयार की गई है। हमारी ये मानव खोपड़ी है। क्या है? ये मानव खोपड़ी है जो कई सारी अस्थियों से मिलकर बनी है। उनकी जो सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा कर ली है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितनी कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कुछ अस्थियां जिनको हम मोड़ा नहीं जाता, उन्हें हम मोड़ सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अस्थि। और यहाँ पर क्या होता है? उपास्थि, जिन्हें हम मोड़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? हमारा कान वाला भाग है। इसको हम स्पर्श कर सकते हैं कि आप किसी कठोर अस्थि का भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। जो हमारा कान होता है जब हम उसे छूते हैं तो हमें क्या लगता है? जैसे कि उसमें कोई अस्थि ही नहीं है।
अपनी उंगलियों के बीच दबाने का कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम हमारे कानों को छूते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें तो कोई अस्थि है ही नहीं। तो हमें क्या लगता है, बिल्कुल हम उसको कान को कैसे भी मोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको छू सकते हैं, क्योंकि हमें कैसा दिखाई देता है, ऊपरी भाग बिल्कुल लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली है, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि शरीर की संधियों में उपास्थि पाई जाती है। जो हमारी शरीर की संधियाँ उसमें उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों या संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत कुछ को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे शरीर के और कई भागों के बारे में। अब ये क्या, अस्थि को गति प्रदान करने दो मांसपेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। यहाँ पर हमें मांसपेशियां दिखाई दे रही है। हमारा कौन सा वाला भाग है, जो हमारे खंधे का नीचे वाला भाग होता है, ये वो भाग है। अस्थियों को इस प्रकार गति करने की योग्य बनाता है। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसे बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? जब हमारी मुट्ठी खोलते हैं तो जो हमारी यहाँ की जो मांसपेशी है इसमें क्या दिखाई देता है, हम इसको छूते हैं तो हमें इसमें कुछ बदलाव दिखाई देता है। दूसरे हाथ से हम उसको छू कर देखते हैं, कुछ उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, वो अपने आप फूली हुई दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है, यह अभी संकुचित अवस्था में है। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों पेशियों में इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में जो पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब हमारी कोई अस्थि होती है, हम उसको कार्य करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी क्या होता है, जो हमारी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी क्या कहलाती है, शिथिल, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती अवस्था में आ जाती। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी को क्या करते हैं, सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि जो पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। एक जो हमारी पेशी है वो उसको गति नहीं करवा सकती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, दो पेशियों की आवश्यकता होती है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केचुए, घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अभी हमने यहाँ पर किसका, मनुष्य का, उनके कंकाल, उनकी अस्थियों के बारे में देखा था। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जंतुओं के बारे में देखेंगे। बगीचे में चलते हुए केचुए का परीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर कछुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से केचुआ आसानी से चल सकता है। केचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे से सटाकर रखे हुए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है, जो इसके शरीर में की घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केचुआ अपने जो क्या करता है, अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़ के रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है और मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता प्रदान करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में कुछ छोटे छोटे अनेक सुख बाल जैसी आकृति होती है। ये सुख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सुख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अन्य जो अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है।
केचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। जो हमारा केचुआ होता है वो क्या करता है, जो उसके द्वारा जो केचुआ जब गति करता है तो क्या करता है, जो हमारी मिट्टी है उसको उपजाऊ बना देता है। और ये किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं घोंगा। घोंगा क्या होता है, किसी बगीचे के एक घोंगे को पकड़िए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है, इसे कवच कहते हैं। जो हमने यहाँ पर ये देखा है, ये गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। घोंगे का भाग कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है, यह कवच कहलाता है। कैसा होता है, यह एकल एकक होता है, यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, घोंगे के साथ खींचता जाता है। जब घोंगा चलता है तो उसमें यह कोई मदद नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, उसके चलने पर ये भी उसके साथ साथ खींचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण हम कर सकते हैं। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक थोड़ा सा झुकाकर हम देखेंगे, जो पैर है क्या है, लहरदार गति दिखाई देती है। यह घोंगे की गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है। कैसी है, धीमी। अब हम देखेंगे तिल चट्टा। तिल चट्टा क्या होता है, किसी काकरोच तिल चट्टे का परीक्षण कीजिए। हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है तिल चट्टा है। तिल चट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। जो यह गति कर पाता है तो किसके कारण कर पाता है, इसकी संधियों के द्वारा कर पाता है। वक्ष से 2 जुड़े पंख भी होते हैं। अगले पैर संकरे, पिछले पैर चौड़े बहुत पतले होते हैं। यहाँ पर हमें इसके पैर दिखाई दे रहे हैं, ये पैर दिखाई दे रहे हैं, इससे ये क्या करता है, गति कर सकता है। यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा तिल चट्टा होता है। तिल चट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उनके चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिल चट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। कौन सी, वक्ष पेशियां। अब पक्षी। पक्षी के बारे में हम यहाँ देखेंगे, क्या है हमारा पक्षी है। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बदक तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी जो होते हैं इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की जो अस्थियां वो क्या होती है, मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। तथा जो पंख है वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे की करने में सहायता करते हैं। जो पंख को ऊपर नीचे करने में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पर हमें एक पक्षी का कंकाल दिखाई दे रहा है। ये देखो, हमें यह पक्षी का कंकाल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम एक मछली देखेंगे। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे और उसे धीरे से धक्का देकर देखेंगे हम यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर देखो, हमने कागज की नाव बनाई है। हमने उसको क्या किया, उसको जो नुकीला भाग था उसको आगे की ओर रखा और उसे हम धीरे से धक्का देंगे। क्या है, जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है। अब नाव को दोनों सिरे से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी और जल में जाए, या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम नाव को जब धक्का देते हैं उसके दोनों सिरों को पकड़ के तो वह आसानी से जा सकती है। क्या आपने नाव का ध्यान दिया है, नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक किसके जैसी है, मछली की जैसी है। मछली का सिर एक पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। ये हमने देखा, ये कैसा होता है, आगे वाला जो भाग होता है पतला और नुकीला होता है। ये जो हमारा यहाँ पर देखा है, शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। कैसी होती है, धारा रेखी आकृतियां कहलाती है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मछली के बारे में। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहाकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में जाती है।
ये देखो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विपरीत दिशा में यहाँ पर इसकी पूंछ जाती है। मछली का जिस चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी ओर दिशा में मुड़ जाती है। जब देखो ये अगर अपना शरीर ऐसे मोड़ रही है तो इसकी पूंछ इधर को मोड़ रही है, एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती। इस प्रकार क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस प्रकार कार्य में सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं जो दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। हमने देखा होगा कि उनको जो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उनके पंख दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे क्या है ये यहाँ पर इस पे पंख दिखाई दे रहे हैं। क्या करते हैं, उनको शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। जब वो जल में होती है तो उनको शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं और उन्हें तैरने में मदद करते हैं। क्या आपने अपनी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष आवृत्ति पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे सांप। सांप सर्प किसे कहते हैं, हम सर्प कहते हैं सांप को। फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है, सीधा चलता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है। जो इनकी वो पेशियां होती है कैसी होती है, ये असंख्य जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। चाहे वे दूर ही क्यों न हो, पेशियां मेरुदंड पसली एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। वो क्या करता है, सीधी रेखा में नहीं चल पाता है। अपने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं भूजो पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आप अपने मस्तिष्क के अनेक प्रश्न उभरे रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो है गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायता करते हैं, विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानता है एवं विभिन्नता है, विभिन्न जंतुओं के चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है, मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं, बहुत से जंतु संपादी होते हैं क्यों, हमारे पैरों को मुड़ने का ढंग हमारे हाथी की तुलना में क्यों अलग होता है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमने कुछ प्रश्नों को उत्तर भी यहाँ पर खोजने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पर देखा है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें हमें यहाँ पर कहीं सारे हमने मनुष्य के बारे में भी देखा और यहाँ पर कहीं सारे हमने जंतुओं के बारे में भी देखा। अब हमने देखा था यहाँ पर मेरुदंड। हम जब यहाँ पर ये चैप्टर हम जब रीड करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ शब्द मिलते हैं, उनका आंसर आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि हमें मेरुदंड क्या होता है। कंदुक खलिका संधि जिसके बारे में हमने पढ़ा है, शुक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिज संधि, पेशी, बाह्यकंकाल, श्रोणी अस्थियां, दुरांग संधि, पसली पिंजर, कंधे की संधियां, अस्थियां और क्या होता है कंकाल और धारा रेखी। इन सब जो शब्द हमने इस चैप्टर में अच्छे से इनके बारे में समझ लिया है। अब हम यहाँ इसका सारांश भी देखेंगे। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है और इस प्रकार आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायता और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वृक्ष, अस्थि, कंधे एवं श्रोणी, मोखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बना होता है। पेशियों की जोड़ा एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। संधि प्राकृतिक एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों एकांतर क्रम में वलय बनाकर भूमि पर वलयकार गति करता है और आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियों से एवं जुड़ी पेशियों से शरीर की आगे की ओर धक्का देता है। तिल चट्टे के बारे में देखा है। तिल चट्टा शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिल चट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की आधा स्थिति पर शुक केंचुए की भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता होती है। अब हमने देखा था घोंगा। घोंगे की पेशी पाद की सहायता से चलता है।
हमने यहाँ पर ये भी देखा था। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं। पहला दे रखा अस्थियों की संधियाँ शरीर में सहायता करती है। अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का बनाते हैं। कोनी की अस्थियां संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय के संकुचन की अस्थियां खींचती है। आप मुझे यहाँ पर इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। निम्न कथनों के आगे सत्य के लिए ट्रू यानी टी लगाएंगे और असत्य के लिए यानी फॉल्स यानी एफ लगाएंगे। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। क्या एक समान होता है? उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। तिल चट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखी है और उनमें कुछ अधिक यहाँ पर हमें क्या दे रखे, कथन भी दे रखे हैं जिनको हमें यहाँ पर मैच करना होगा। जैसे ऊपरी जबड़ा दे रखा है, हमें मछली दे रखी, पसलियाँ, घोंगा, तिल चट्टा दे रखा और इधर दे रखा है कॉलम 2 में शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है एवं अचल संधि है, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलता है, शरीर का धारा रेखी होता है। ये भी आप मुझे इनका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इनका आंसर भी। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे। कंदुका खलिका संधि क्या है? कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? तो यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके हमें आंसर यहाँ पर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो वाकई अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर बनता है। ओके, थैंक यू सो मच।